हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखो 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। पहली टाइप ऑफ रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि 2 या 3 रिएक्टेंट रहेंगे, वो आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। वहीं पर एक टॉपिक आया था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर हीट सप्लाई करनी पड़ती है। जिन रिएक्शंस के अंदर रिएक्शन को कराने के लिए रिएक्टेंट को हीट देनी पड़े, हम उनको हीट देते हैं, तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन है कैसी, एंडोथर्मिक। उनके अंदर एंट्री करानी पड़ रही है। एंडो का मतलब आपने क्या याद रखना है, एंट्री। और थर्मल वर्ड जो किसके लिए यूज होता है, हीट के लिए यूज होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एक्सो वर्ड से आपको याद रखना है एग्जिट, और थर्मिक का मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट जो रहती है वो बाहर निकलती है। एग्जिट मतलब बाहर निकलती है। तो जिन रिएक्शन के अंदर हीट इवोल्व होती है, रिलीज होती है या प्रोड्यूस होती है, उनको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपसे पूछा था कि आपको एक एक एग्जांपल जो है वो इनके बारे में बताना है, कि एंडोथर्मिक एग्जांपल बताओ और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल बताओ। तो देखो इनके एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन इसके बेस पे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो एक रिएक्शन आती है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं पहले उसकी, CaO। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। Ca से कैल्शियम, O से क्या बनेगा, ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको बोला जाता है लाइम, क्विक लाइम। इसको क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। कहां काम आता है ये काम आता है घरों में जो व्हाइट वॉश हम करते हैं, सफेदी जो करते हैं, उसके अंदर जो व्हाइट कलर का पाउडर यूज करते हैं वो क्या होता है, वो क्विक लाइम होता है, ठीक है। और जब इस क्विक लाइम को हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर ऐड कर लेते हैं। जब इसको किसमें ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो एक रिएक्शन हो जाती है। याद रखना, जब भी किसी ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड तो पहले ही था, यहां से इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और मिलेगा इसको, तो बनेगा क्या, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो फॉर्मूला जो होता है वो बनता है हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। अभी जो डिफरेंस क्या है, क्विक लाइम जो होता है वो पाउडर की फॉर्म में रहता है, व्हाइट कलर के पाउडर की फॉर्म में रहता है, कट्टे के अंदर पैक होके आता है मार्केट से। आप उसको लेके आते हो, पानी के अंदर डालते हो, और उसके बाद जो सोल्यूशन बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, वो बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन गया है। उस सोल्यूशन को दीवारों के ऊपर व्हाइट वॉश किया जाता है। ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर हमें गर्म करना पड़ता है या हीट निकलती है इस रिएक्शन में। आपने देखा होगा जब उस सफेद कलर के पाउडर को, क्विक लाइम को पानी के अंदर डालते हैं तो वहां से कुछ बबल्स निकलने लगते हैं और हीट इवॉल्व होती है। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एक तो ये सॉल्यूशन बन रहा है इस रिएक्शन में, और एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो प्रोड्यूस हो रही है। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो यहां से याद रखना है कि क्विक लाइम को जब वाटर के अंदर डालते हैं तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है, और उस स्लेक्ड लाइम के साथ साथ क्या बनती है, हीट जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये एक एग्जांपल क्लियर है। इसके बाद अगला एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं कि जब भी किसी फ्यूल को जलाया जाता है, जब भी किसी फ्यूल को आप जलाओगे तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। चाहे आप LPG जला रहे हो, चाहे आप CNG जला रहे हो, इनको छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं अगर आप कोई कपड़ा जला रहे हो, कागज जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, तो उनसे भी क्या होती है, आप थोड़ी सी हीट उनको देते हो और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम किस कैटेगरी में रखें, आप बोलेंगे सर इसमें तो हीट हमें देनी भी पड़ रही है और हीट निकल भी रही है, इसको क्या बोले, एंडोथर्मिक बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो चीज ज्यादा होती है, जैसे इन रिएक्शंस के अंदर आप एनर्जी ज्यादा देते हो या एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। देते तो थोड़ी सी है, एक माचिस की तीली हम लगाते हैं और उससे बहुत सारी हीट जो होती है प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो इन रिएक्शंस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सोथर्मिक के अंदर। एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी कि जब CNG को जलाया जाता है, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन उसका फॉर्मूला होता है, मीथेन उसका केमिकल नेम होता है, फॉर्मूला होता है क्या उसका, CH4। तो जब मीथेन को जलाया जाता है, जलाने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवा रहे हो,
इस तरह से मैंने हीट किया इसको, इससे क्या बनेगा, जब भी किसी फ्यूल को जलाएंगे, कार्बन वाले फ्यूल को जलाएंगे, तो CO2 गैस तो बनेगी ही बनेगी, और अगर उसके अंदर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा H2O। इसके अलावा इसके अंदर हीट एनर्जी जो रहती है वो भी प्रोड्यूस होती है। मैं इसको लिख लेता हूं, हीट एंड लाइट। जब फ्यूल को जलाते हैं तो फ्लेम भी बनती है, तो इसका मतलब लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको याद रखना है, किसी भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो वो जो रिएक्शन होगी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, H2O। CO2 तो बनेगा ही बनेगा, अगर फ्यूल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है तो H2O बनेगा, और हीट और लाइट भी बनेगी। तो इस तरह से दूसरा एग्जांपल हो जाता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या बर्निंग ऑफ मीथेन जो होता है वो भी किसका एग्जांपल होता है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होता है। तो इसके अंदर मैंने दो एग्जांपल बोले हैं। पहला एग्जांपल कौन सा बोला है भाई, कि क्विक लाइम को जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कि यहाँ पर क्विक लाइम को स्लेट लाइम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन का कहाँ यूज किया जाता है, इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है व्हाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल है मीथेन की बर्निंग। ठीक है, या फिर आप याद रख लो, किसी भी फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूं मैं, एक एग्जांपल हम और लेके चल रहे हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है अभी, अब बोलेंगे सर रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रेस्पिरेशन को कैसे बोलेंगे, ये रिएक्शन भी है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो बात की बात है। तो देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जाते हैं। क्या खाली ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जाते हैं, नहीं, सारी गैसेज अंदर जाती है, लेकिन हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेता है अपने पास, और ऑक्सीजन वहां से प्योर ब्लड के साथ साथ कहां चली जाती है, पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है, हर एक सेल के अंदर चली जाती है। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि उस ऑक्सीजन का काम क्या है, क्या काम है उस ऑक्सीजन का। आपको ये तो पता है कि ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं, CO2 गैस बाहर निकालते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गई कहां, CO2 कहां से आई। तो हो क्या रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। किससे आती है एनर्जी भाई, जितना भी हम फूड खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, इन सभी के अंदर क्या होता है, या कोई फल फ्रूट खा रहे हैं तो इन सभी के अंदर क्या रहेगा, इन सभी के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं, वो टुकड़े जो रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनसे आपको एनर्जी मिलने वाली, उस फूड से एनर्जी मिलने वाली। फूड से एनर्जी कैसी मिलेगी, फूड जो है वो एक फ्यूल की तरह काम करेगा, जैसे पिछले एग्जांपल के अंदर हमने लिया था, उस फ्यूल की तरह काम करेगा। और जब उस फ्यूल की बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कहां से आई, अभी सांस के थ्रू हम अंदर ले गए थे, तो आपको याद रखना है फूड जो रहता है वो एक फ्यूल की तरह काम करेगा। जब उसकी बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे भी एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी जो रहती है वो हमारे डेली लाइफ के जितने भी काम होते हैं वो काम करने के लिए यूज होती है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब अगर इक्वेशन लिखनी हो हमें तो क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि शुगर, सुक्रोज जो रहता है कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। शुगर जो रहती है, चीनी जो रहती है, उसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसके अंदर रहता है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम बोल रहे हैं कि C12H22O11, ये जो रहती है इस चीज की बर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्ट सुक्रोज जो रहता है उसकी बर्निंग से हमें फूड मिल जाता है, नहीं, इससे डायरेक्ट फूड नहीं मिलता है। हमने पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है तो ये जो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये टूट जाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज जो रहता है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो टूटेगा सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जब डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटना। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन दोनों के अंदर टूट गया, और अब ये जो रहेंगे इनकी बर्निंग होगी। तो इनकी बर्निंग किस तरह से होती है वो मैं लिख देता हूं यहां पे। यहां पे मैं लिख रहा हूं, हमारे पास जो फ्यूल आएगा यहां पर वो कौन सा रहेगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है दोनों का सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6।
3 फॉर्मूले पता चले आपको। पहला फॉर्मूला किसका पता चला है? सुक्रोज का, जो हमारी बॉडी के अंदर खाना जो रहता है, जो चीनी रहती है, जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, उनका एक कॉमन फॉर्मूला आपको याद रखना है, C12H22O11। और जब डाइजेशन होता है तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। कौन से होते हैं छोटे मॉलिक्यूल? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का ही फॉर्मूला सेम रहता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये जो रहेगा ये आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल की तरह काम करेगा, इसकी बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा? इससे बनेगा CO2, H2O एंड एनर्जी। और ये एनर्जी हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो इसका मतलब इस रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? क्लियर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिएक्शन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2, H2O एंड एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। सिंस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, सो रेस्पिरेशन इज नोन एज, इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो जाएगा। एक्सोथर्मिक के 3 ये याद हो जाएंगे, इनमें से यहां से और यहां से, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फटाफट से इन तीनों को नोट कर लो। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स की तरफ। एंडोथर्मिक मतलब जिनके अंदर हीट देनी पड़ती हो। एक सिंपल सा प्रोसेस होता है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? आइस का फॉर्मूला क्या होता है? आइस का फॉर्मूला क्या होता है? आइस का फॉर्मूला होता है H2O सॉलिड। आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O सॉलिड। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और ये अंडरस्टूड होता है, उसके ब्रैकेट में लिक्विड लिखा हुआ। अगर पूछे स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टीम का फॉर्मूला क्या होगा? भाई स्टीम के अंदर क्या होगा? H2O लिखो और उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? स्मॉल g, यानी गैस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब आपके पास आइस थी और उसको मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको हीट देनी पड़ेगी ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं, और हीट करने से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये H2O लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया? ये बन गया वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ये किस तरह की रिएक्शन है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक और यहां से एग्जांपल दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है, बायो में पढ़ा हुआ। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पौधे अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं ना। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके अंदर हम बोल रहे हैं फूड सिंथेसाइज करते हैं। किस किस से फूड सिंथेसाइज करते हैं? क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए? हम बोलते हैं कि एक तो सबसे पहली चीज उनको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं। दूसरी चीज उनको चाहिए होती है वाटर, पानी चाहिए होता है, जड़ों से पानी लेते हैं वो। ठीक है, और इसके बाद किस किस चीज की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? हम लिखते हैं यहां पर, एक तो लिखते हैं क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा किसी प्लांट के पास तो इसका मतलब वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता। एक चीज और की जरूरत भी होती है, सनलाइट। एक चीज और क्या चाहिए होती है? सनलाइट। अगर सनलाइट भी नहीं मिलेगी तो भी पौधे अपना फूड जो रहेगा वो नहीं बना पाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि CO2 और H2O की जरूरत होती है, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। क्लोरोफिल की प्रेजेंस जरूरी है और सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। सनलाइट जो है ये एनर्जी है। सनलाइट का मतलब क्या है? एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराने के लिए सनलाइट यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब उस रिएक्शन क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस इक्वेशन को कंप्लीट और कर देता हूं मैं। इसमें लिख देता हूं कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। जो फूड और जो बनता है उनका, वो फूड क्या बनता है? वो फूड बनता है ग्लूकोज। ये चीज बनती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन थी उसको जस्ट अगर रिवर्स कर दे, वहां पे क्या होता था? वहां पे हम बोलते थे कि C6H12O6 जो होता था वो क्या रहता था? वो हमारा रिएक्टेंट रहता था। और उसके साथ क्या चाहिए होता था? ऑक्सीजन चाहिए होती थी। उनसे मिलकर बनता था CO2 और H2O। इनसे मिलकर क्या क्या बन रहा है? इनसे मिलकर बन रहा है तो फूड, और साथ साथ पौधे बनाते हैं इसी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन गैस जो हमारे काम आती है। तो
रेस्पिरेशन के अंदर जो रिएक्शन रहेगी उसका जस्ट उल्टा अगर लिख देते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बन जाती है। वहां पे जो एनर्जी थी वो प्रोड्यूस होती थी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल थी। यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए इस प्रोसेस के लिए। इसका मतलब ये रिएक्शन जो होगी किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, दो एग्जाम्पल नोट करने। एक एग्जाम्पल और भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, अगर आप बात करते हैं जैसे कि सब्जियों के छिलके हो जाते हैं या फिर फल जो हो जाते हैं, वो जब डिकम्पोज होते हैं तो वो किस तरह की रिएक्शन होती है, वो एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो आपको याद रखना वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होता है तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हम चाहे तो उसको बायोगैस की तरह से यूज किया जा सकता है। बायोगैस कैसे बनती है, उसके अंदर क्या रहता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल मैटर जो रहता है, ऑर्गेनिक मैटर जितना रहता है उसको गला सड़ा के फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाती है। उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं आगे। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि तीसरा जो था एक एग्जाम्पल हम बोल रहे थे वो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल रहेगा। बुक के अंदर सोल्यूशन दे नहीं रखा है, आपको याद रखना है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल या ऑर्गेनिक मैटर अगर आपको बोला जाता है वो भी कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम फिलहाल इतना ही कर रहे हैं। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के अंदर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उससे पता चलना चाहिए कि ये रिएक्शन जो होगी एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।